जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो एग्जाम के पहले सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में मॉडल पेपर 30 क्वेश्चन का है। और यदि आप ये हिंदी और इंग्लिश में देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये परेशानी होगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनका आंसर क्या है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ये भी सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और इस 30 क्वेश्चंस की अगर वीडियो को आप पूरा कर लेते हैं या कर लेती हैं तो मुझे ये पूरा भरोसा है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगर आप परंपरागत स्रोत की बात करेंगे तो क्या सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी होगा, ज्वार भाटा यानी ज्वार भाटा लिख लीजिएगा जिसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है, भाटा कर लीजिए। भूगर्भीय ऊष्मी जो ऊर्जा है जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, या फिर फॉसिल्स की बात करेंगे जो जीवाश्म ईंधन होता है, तो बेटा परंपरागत स्रोत में हमारा जाता है जीवाश्म ईंधन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 लॉक हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ही ईवीएस में सीटेट में पूछा जाता है। इसका सिलेबस बहुत अलग तरीके से चुना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हर बच्चा जानता है, अगर नहीं जानते हो तो आप जान लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। हांगकांग में निम्नलिखित में कौन सा भोजन लोकप्रिय है। लोकप्रिय की बात करें तो हर राज्य में, भारत के हर राज्य में अलग अलग के व्यंजन बनते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। लिंगहू फेन की बात करें तो आंसर बी चला जाएगा। हांगकांग में लिंगहू फेन कहा जाता है। लिंगहू फेन एक भोजन जो है, एक डिश है, और ये दोस्तों सांप को काटकर बनाई जाती है। सांप की एक डिश है। आप ये देसी भाषा में कह सकते हो कि जो सांप की सब्जी है उसको लिंगहू फेन या उसको एक डिश कहा जाता है। चैनल पर पहली बार है, अगर आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहां से आते हैं या कहां से आती हैं। इससे हमें पता चले आपके बारे में कि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। कहता दोस्तों, हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है। एप्पल का मतलब आप ये ना समझें कि कोई हम किसी फल की बात कर रहे हैं, औषधि पौधे की बात कर रहे हैं। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें। अब देखिएगा, उच्च क्षेत्र का मतलब समझते हो ना, जो भारत का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर से लेकर आपका पूर्वोत्तर भारत, जो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो हिमालय ही है। अगर भारत पूछा जाए कि भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन है तो हिमालय। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली। फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर है वो चौथा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, संकटपन्न हो जाएगा, क्योंकि ये संकटपन्न यानी संकट संपन्न के साथ चला जाएगा। और ये दोस्तों किस समूह में रखेंगे, जो चीजें हमें कम मात्रा में देखने को मिल रही हैं उसको संकटपन्न या संकट संपन्न में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि। अगर आप पृथ्वी से छोटे की बात करेंगे तो बेटा कौन सा हो जाएगा आंसर, बताइएगा, फटाफट बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। चलिए, तो साफ आंसर हो जाएगा मेरे लाल कि आप मरकरी को लॉक करेंगे, यानी बुध को लॉक करेंगे। क्लियर है। याद ये भी रखना है, इसकी तुलना चंद्रमा से भी की जाती है जो एकमात्र क्या है, उपग्रह है पृथ्वी का। याद आपको ये भी रखना है, ये पृथ्वी से छोटा। दूसरा क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो भी मरकरी है। दूसरा, एक और पूछा जाता है कि पृथ्वी छोड़ो पूरे सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका क्या है, वो आपका है बृहस्पति है। चलिए, 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए। आप ईवीएस की बात कर रहे हैं, लिंग संबंधी विषयों की तथा हसियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चे के कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचान व प्रत्यावाहन करना। 5 नंबर का जो आंसर बेटा किसके साथ चला जाएगा, आपको लॉक करना है तो आंसर जाएगा किसके साथ, 4 नंबर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों आज चला जाएगा, देखिएगा, मुद्दों पर समालोचना करना ठीक है, लेकिन लिंग संबंधी हो सकता है किसी एक ही लिंग को आप सर्वोपरि रख रहे हैं, है ना, हो सकता है लड़की लड़के में आप भेद कर रहे हैं, तो फिलहाल ऑप्शन 4 जाएगा, क्योंकि आप वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचान और प्रत्यावाहन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्राथमिक स्तर का है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस, यानी ईवीएस के पाठ्यक्रम की थीम क्या है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहता है वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेलकूद, थिंग वी मेक एंड डू, जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, एनिमल्स जानवर या प्लांट्स पेड़ पौधे। बेटा देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर थीम की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी विवादों में रहता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि थीम कौन सी है। चलिए, सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। अब आप जानते हो कि सुनीता विलियम्स की बात अगर कर ले, सुनीता विलियम्स की अगर बात करते हैं तो स्पेस से संबंधित है। फिलहाल अगर हम देखें यहां पर क्वेश्चंस कुछ अलग है। क्या है डेकोरेट किया है? ऑप्शन है पहला रोजमर्रा की चुनौतियां, दूसरा है असल जीवन की घटनाएं, तीसरा, ये एनसीईआरटी है दोस्तों, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस, यानी वास्तविक लोग और उनके अनुभव और वास्तविक स्थान। 7 नंबर का जो आंसर है दोस्तों यही हो जाएगा, जो अनुभव। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है तो हम यही कहेंगे कि एक स्टेटमेंट, एक थीम, एक प्रकरण दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक लोग और उनके अनुभव। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? अब देखिएगा, जो खराब होने की बात करी जा रही, जो फूड है हम लोग खाते हैं डेली में, तो अब संसाधन की बात की जाए, ये क्वेश्चंस कठिन लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं। पहला है परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। दूसरा है इस विषय पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा है व्याख्या एवं विचार विमर्श, और चौथा है सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा। अब देखिए एक क्वेश्चन कितना टफ लेवल का है, लेकिन 8 नंबर का जो आंसर चला जाएगा, हम यही कहेंगे बड़े ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, और बड़ा ऑप्शंस पॉजिटिव ऑप्शन होता है। कहेंगे होता है का मतलब ये नहीं कि हमेशा होता है। याद ये रखें कि पॉजिटिव आंसर है या नहीं है, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित। अब जब तक कोरिलेट नहीं करेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं चीजों को, तब तक। ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? आपको बताना है। अगर ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाएगा, तो हम यही कहेंगे किसके अंतर्गत भाई? परियोजना के अंतर्गत, प्रदत्त कार्य के अंतर्गत, क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत, या फिर प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत। 9 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो कहेंगे कि प्रोजेक्ट परियोजना, या प्रोजेक्ट परियोजना का मतलब है कि प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से डंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की है। अब एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भाई नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। जाकिर हुसैन एक बेहद बेहतरीन विद्वान और बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं और बेहतरीन रचनाकार भी रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? तीसरे के साथ चला जाएगा, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। सांस लेने की जो प्रक्रिया है और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर ही यह पाठ आधारित है, जिसकी यह थीम दी गई है। ठीक है। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता है? पहले तो आप दिमाग लगाओ। हम यही कह सकते हैं दोस्तों, पदोन्नत करना क्या हो सकता है, अंक देना क्या हो सकता है, क्या बताइए? अगर आप देखोगे यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या चला जाएगा? अब रचनात्मक मूल्यांकन आप कर रहे हो। अब मूल्यांकन तो आकलन से संबंधित होता है, आकलन, मूल्यांकन, एवोल्यूशन, इस तरीके के ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो ये आपको याद रखना है कि विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना ये क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छी तरीके से संबंधित है। अगला 12 नंबर है, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है। मेरे लाल बताइएगा, आप जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है? ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बेटा, दृष्टांत वर्णन उपकरण। रीजन क्या है? अब बच्चे कहेंगे सर पोर्टफोलियो क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, पोर्टफोलियो वो होता है जहां पर छात्रों के शैक्षणिक कार्यों का संकलन होता है। आप कहोगे सर क्यों? अब देखो,
अगर कोई टीचर अपने पास एक डायरी और पेन रखता है, इसका मतलब यह है कि बच्चों के व्यवहार को देखने के बाद कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको देखने के बाद अपनी डायरी में एक छोटा सा वर्णन करते हैं। समझ में आया? तो पोर्टफोलियो बहुत अलग है। पोर्टफोलियो में बच्चे के लेखा जोखा की एक फाइल होती है। यहां पर वो फाइल नहीं, यहां पर बच्चे के लिए वो कह रहा है कि एक शिक्षक के पास खुद एक डायरी होती है। तो वो डायरी अलग अलग विद्यार्थियों के लिए नहीं होती है, वो डायरी पूरी क्लास के लिए होती है, और पोर्टफोलियो एक अलग अलग विद्यार्थी के लिए होती है। तो मुझे लगता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? अगर आप सूचक की बात करेंगे तो मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि ईवीएस के आकलन में आप ऑप्शंस यहां से चुनिएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस को पढ़ना है और यहां से चुनना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो देखिएगा, यहां पर 13 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा। 2 का मतलब है ए भी है अवलोकन, सी भी है याद और स्मृति, डी भी है यानी प्रत्यावाहन। अब देखिएगा, ईवीएस के आकलन में आप ये चीजें चेक करते हो कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व करते हो, चीजों को रिमेंबर रखते हो कि बच्चे ने क्या रखा है, क्या विस्मृति किया है, रिकॉल क्या बच्चा पढ़ सकता है, क्या बच्चा अगर कोई चीज भूल रहा है तो उसको रिकॉल कर सकता है, यानी अगर चाहे वो याद करना है तो क्या हो रहा है उसको रिकॉल कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सी डी ओनली के साथ जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या होगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है। 14 नंबर कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? अगर वायु में प्रदूषण फैलेगा बेटा, क्या भूमि की भराई से होगा, कंपोस्ट से होगा, कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना? तो मैं तो यही कहूंगा कि चीजें जब धुआं में होंगी, जब आप चीजों को यहां पर क्या होगा, इंक्रिनेशन होगा दोस्तों, तो वहां पर आप प्रदूषण की बात कर सकते हो। भूमि की भराई, कंपोस्ट और कृमियों से खाद की बात करने से प्रदूषण वायु में नहीं यहां पर स्प्रेड होगा। भस्म करना, जब चीजें जलेंगी, पॉलीथीन जलेगी, चीजें लकड़ियां आपकी जलेंगी, गंदे पदार्थ जलेंगे, तभी तो होगा ना। इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ए प्लेस विच हैज एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विद कास्ट डॉट डॉट ऑफ पीपल। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण होता है। जब कोई भी ऐसा प्लेस, जैसे मान लो आप अपनी जगह रह रहे हो, वहां पर एक लंबे समय तक पानी भरा रहता है, बाढ़ आती है, तो आपका जीवन सफल होगा रहने में? आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जाना भी होगा, आपको खाने का सामान भी लाना होगा, उगाने के लिए खेत में भी काम करना पड़ेगा। 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा। पुनर्वास नहीं, स्थानांतरण, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा, प्रभावित होता है तो स्थानीय लोगों में स्थानांतरण होता है, पुनर्वास नहीं। पुनर्वास के लिए जगह कोई निर्धारित नहीं है। हाँ, यह कहा गया है कि जब पानी का भराव होता है, बाढ़ आती है, तो लोग स्थानांतरित होते हैं। आपने देखा होगा, सिर पर सामान रख के बिहार की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, है ना, जहां पर ऐसी ऐसी नदियां हैं वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को एकदम से काल रूप बना देती हैं। ठीक है ना, जैसे कोसी की बात कर लो, है ना, एक रिवर है। चलिए, टेपियोका का दूसरा नाम बेटा क्या है? कसावा हो जाएगा। टेपियोका को कसावा कहा जाता है। और याद रखना है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में ट्रेंड होता देखा गया है कई बार। तो टेपियोका इज अनदर नेम फॉर कसावा। इस क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शंस को लॉक करेंगे, 16 का बी हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, यानी पौधे के ऊपरी भागों से बाष्प के रूप जल की क्षति को क्या कहा जाता है? 17 नंबर का आंसर क्या होगा मेरे लाल? 17 नंबर का जो आंसर होगा, जब पौधे के ऊपरी भागों से बाष्प के रूप में जल की क्षति, जब देखिए यूकेलिप्टिस होता है, यूकेलिप्टिस में सबसे ज्यादा जल का नुकसान होता है, तभी इसीलिए कहा जाता है कि जो पौधा अपने ऊपर के पत्तियों के द्वारा, अपने तनों के द्वारा क्या कर दे, जल को उड़ा देता है, तो वहां पर क्या होता है, उसे कहा जाता है वाटर की जो है, क्या कहा जाता है बताइएगा, फटाफट बताइएगा। लॉस ऑफ वाटर कहा जाता है। यूकेलिप्टिस को तभी माना जाता है पर्यावरण का आतंकवाद। 17 नंबर का जो आंसर होगा उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
विच टाइप ऑफ वर्ड्स वीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है दोस्तों? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच जो एकदम फंसा ले, लंबी पतली सुई जैसी चोंच दोस्तों। तो हम ये कहेंगे कि मीट को काटने और खाने के काम जो आती है वो 18 नंबर का जो आंसर होगा वो हुक जैसे चोंच की बात होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप वल्चर की बात करते हो, गिद्ध की बात करते हो, चील की बात करते हो, वो हुक जैसे चोंच होते हैं। ठीक है, चलिए। अ टीचर हैज टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। अरे दोस्तों, कह रहा है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। जो स्नैक की बात करें, क्विक स्नैक, क्विक स्नैक का मतलब होता है कि शीघ्रता से कोई नाश्ता बनाया जाए। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। 19 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, भेलपूरी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं जहां पर आप आग को जला पाओ, जहां पर तेल को जो है उसमें डालो, उसमें छौंका लगाओ, उसमें जलाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी से बनाना है और अगर क्लासरूम में उपलब्ध है तो भी बन जाएगा। द आर्ट ऑफ पटचित्र, जिसको पटचित्र कहा जाता है, द आर्ट ऑफ पटचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग, जिसको पेंटिंग कहा जा सकता है या हैंड क्राफ्टिंग कहा जाता है, कि जो आप हाथों के द्वारा बनाते हो वो हैंड क्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। जो पेंटिंग होता है, पेंटिंग करते हो, ऑफ विच स्टेट, मतलब पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। तो ये पटचित्र दोस्तों आपको याद रखना है, ये उड़ीसा की है, और उड़ीसा दोस्तों वही पार्ट है जो रिलेट करता है भुवनेश्वर से। क्लियर है बेटा? आंसर बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन 21। During the pandemic, doctors are advising to consume vitamin C rich food. Selected the group rich in vitamin C. महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको लॉक करना है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो विटामिन सी होता है आपके खट्टे पदार्थों में। खट्टा पदार्थ आप देख लीजिएगा, क्या इसमें आपको कहीं खट्टा पदार्थ दिख रहा? आपको केसर दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन संतरा दिख रहा, नींबू दिख रहा, नींबू दिख रहा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नींबू के साथ हमेशा आपको अपने एग्जाम में ब्रोकली लेना है। अब नींबू के साथ आप ब्रोकली लोगे तो दूध में तो विटामिन सी होता नहीं है, दूध में तो होता नहीं, इसलिए आप कहोगे सर डी हो जाएगा। क्योंकि आप ये जानते हो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में भी पाया जाता है, ब्रोकली में भी पाया जाता है, नींबू तो लेना ही लेना, इसलिए हमें दूध छोड़ के हमें क्या लेना है? डी ऑप्शन लेना है। बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों ये क्वेश्चन। विच स्टेट हैज अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? 22 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, और पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय, ये क्षेत्र क्या है? यही क्षेत्र दोस्तों हैं आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो आपकी झूम खेती होती है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम खेती वो होती है जब कोई भी ऐसी खेती आप कर रहे हो जहां पर जंगलों को जलाकर उसको राख बना दिया जाता है और वहां पर जुताई करके खेती की जाती है, उसको झूम खेती कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। 23 नंबर, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटिंग इन साउथ इंडिया। जो साउथर्न इंडिया का जो क्षेत्र है, भारत का साउथर्न इंडिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले जो पर्व हैं वो कौन से ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे? पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु, और या फिर डी ऑप्शन है ओणम, बिहू, उगादी और विशु। 23 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यानी ओणम, पोंगल, उगादी एंड विशु के साथ चला जाएगा। चलिए बताइए 24 नंबर देखिएगा दोस्तों, कहता है वर्ली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग, यानी वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, एक वर्ली जनजाति है, वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है ना? जो बनती है, किससे बनती है, क्या बनती है भैया? अरे आर्ट कला बनती है। किससे आर्ट बनती है? तो बताएं दोस्तों कि जो वर्ली आर्ट है, वर्ली जो कला आपकी पेंटिंग टाइप की होती है या आपको किसी चीज से बनाई जाती है, तो किससे बनती है? ग्रास एंड स्टोन्स, घास और पत्थर से, बम्बूज स्टिक एंड स्टोन्स, बांस और पत्थरों से,
यहाँ काऊ डंग जिसको गाय का गोबर कहा जाता है, अर्थ मिट्टी से यानी जो मिट्टी होती है, अर्थ एंड स्टोन यानी मिट्टी और पत्थर से। 24 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा सी के साथ, काऊ डंग से बनती है और काऊ डंग एंड अर्थ हो जाएगा, गोबर और मिट्टी से बनती है। क्लियर है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 ऐसे स्टेट हैं भारत से जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखिएगा दोस्तों, उसमें आप मित्र पर गमछा झार आप जानते होंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि इत्यादि राज्य आप देखते हो। 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी के साथ जाएगा। क्या जाएगा? सी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ बताओ, सी के साथ जाएगा? हाँ, कर्क रेखा गुजरती है। चलो, अरे भाई सी के साथ कैसे जाएगा? उत्तर प्रदेश होता है मित्र पर गमछा जार? नहीं होता ना। चलिए फिर क्या दिक्कत है? तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश को काटो ना, उत्तर प्रदेश को काटो यार। और जब उत्तर प्रदेश नहीं होता है तो उड़ीसा कैसे हो जाएगा? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश नीचे वाले पार्ट में चला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्र पर गमछा झार। और छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। अगले क्वेश्चन 26 नंबर, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पंडुचेरी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पंडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज? मतलब अजय भोपाल में है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में है, उसे गंगटोक और पंडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। और अजय वहां से गंगटोक और पंडुचेरी की क्या स्थिति है? अजय की स्थिति है इस समय भोपाल में। यह मानचित्र का क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर भोपाल से उसको गंगटोक जाना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है, अब सिक्किम जाना है। अब आप दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ। 26 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जब सिक्किम जाएगा, देखिएगा यहां से अगर भारत की बात अगर करोगे, यहां है तो वो पहले कहां जाएगा? पहले वो पूर्वोत्तर राज्य में जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्य का मतलब होता है पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले तो वो भोपाल से उत्तर पूर्व जाएगा, तो पहले भोपाल से जो है उत्तर पूर्व जाएगा तो गंगटोक चला जाएगा। तो गंगटोक के लिए उत्तर पूर्व का मतलब है उत्तर पश्चिम, गलत है, उत्तर पश्चिम गलत है। हाँ, अब ऑप्शन नंबर ए और बी कट गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी बचा है। तो हमारे लिए जो है अब बाद में जा रहा है वो कहां जा रहा है? गंगटोक और पंडुचेरी, पुडुचेरी जा रहा। अब पुडुचेरी जो जा रहा है वो आपको पता है क्या? पुडुचेरी कहां पर है? दक्षिण पूर्व पार्ट में पुडुचेरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा बताइएगा। बहुत सुंदर। चलो भाई बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, विच इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी वर्ड ऑफ टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया? मतलब क्या है कि जो आर्कटिक रीजन है दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है? सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड की बात नहीं करी गई है, प्रवासी पक्षी की बात करी गई है मेरे लाल। आपको बताना है, आपको जवाब देना है। अरे भाई पुडुचेरी, क्या दिक्कत आ रही है? सारे बच्चे जान रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ हाँ, पुडुचेरी की बात करी जा रही है। जो पुडुचेरी जो पार्ट आता है वो आता है यहां से, अगर वो यहां गया तो यहां से यहां जाएगा। ये पूर्व का हिस्सा है, ये दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, आंसर सी हो जाएगा। यहां 27 नंबर की बात करी जा रही है, 27 नंबर आपको बताना है। अरे भाई, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु आता है पूर्व और दक्षिण एरिया में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों पैकिंग के साथ चला जाएगा। पैकिंग की बात नहीं करी जा रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, जलांग के साथ चला जाएगा। जलांग का मतलब है यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? जल रंग के साथ, जिसको हम डी के साथ लॉक करते हैं। क्या बताइए? बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ बच्चों ने देख लिया था 28 नंबर। चलो कोई बात नहीं। रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? बताइए, जो चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं वहां से इटली से लाया जा सकता है। कौन सी? डिब्बाबंद, जिसको कैनिंग कहा जाता है, निर्जलीकरण, जिसको डिहाइड्रेटिंग कहा जाता है, साल्टिंग, या फिर लवणन, या फिर अगर निर्वात पैकिंग। अगर देखा जाए दोस्तों, जो वैक्यूम पैकिंग है यही एक सुरक्षित पैकिंग मानी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? पनीर लाने के लिए कहा, पनीर की बात आप समझ रहे हो ना, पनीर को लाना है। अगर हम डिब्बा बंद में ले आएंगे तो वो नहीं सुरक्षित रहेगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? 29 आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा।
अंतिम प्रश्न आप सभी का है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किए होंगे। आपको बहुत सारे डाउट होंगे सीटेट में, वो आज क्लियर हुए होंगे। आपको लगता होगा कि हाँ, सीटेट का ऐसा मॉडल पेपर मैं लाया हूं, थोड़ा सा कठिन था, जरूर कठिन था, लेकिन आपने बहुत सीखा होगा। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, आपको बताना है, आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, GURUJI एक स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड। ठीक है बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।